क्लास 11th फिजिक्स जेई मेंस नीट चैप्टर 3 फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन प्लेन, जिसमें हम बात करेंगे। पहला टॉपिक है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किसी भी एक्सिस में तोड़ देना, यानी रिजॉल्व करना, वेक्टर को रिजॉल्व करना। जैसे यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में लिखा है, पहले एग्जाम्पल में दर्शाया गया है कि यहाँ पर एक वेक्टर लिया गया है जो कि 30 डिग्री एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर बनाया गया है। तो 30 डिग्री पर बनाया गया है, जो कि उसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, 10 है। यहाँ पर जो कि हमें यहाँ पर रिजॉल्व करना है वेक्टर को, कि यानी उसका परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे और बेस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम जो परपेंडिकुलर के हिसाब से और बेस के हिसाब से हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम चाहे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करें या वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करें। जैसे यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर रिजॉल्व किया है, जैसे बेस को हम क्या लिखते हैं, बेस को हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज जो वेक्टर है, पहला वाला वेक्टर जो 30 डिग्री पर लिया गया है उसको 10 लिखेंगे, उसके वैल्यू 10 दिया है तो 10 cos 30 लिखेंगे। यहाँ पर 10 cos 30 लिखेंगे, 30 डिग्री है तो 30 लिखेंगे। और यहाँ पर परपेंडिकुलर के हिसाब से जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 sin 30 लिखेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर पर जब हम तोड़ेंगे तो वहाँ पर हम साइन लेते हैं, और जब हम बेस के हिसाब से तोड़ेंगे तो वहाँ पर हम कॉस लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, जो होता है वो होता है पी साइन थीटा होता है, और बेस के हिसाब से लेने पर बी कॉस थीटा होता है। जो थीटा रहेगा वो थीटा की वैल्यू रख देना है, और जो परपेंडिकुलर पर जो थीटा रहेगा उसकी वैल्यू रख देना है। तो यहाँ पर जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 दिया था, फिर बी यहाँ पर एच की वैल्यू 10 दिया था, तो यहाँ पर 10 लिया, 10 के हिसाब से हमें तोड़ा था। तो यहाँ पर 10 cos 30 की वैल्यू होती है 5√3 होती है। पी परपेंडिकुलर के हिसाब से तोड़ा है तो हमने sin 30 की वैल्यू 55 आ गई है। तो यहाँ पर हमने इसको तोड़ दिया। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है फिजिक्स में, जो कि बहुत यूज़ किया जाता है। 3 4 5 परपेंडिकुलर 3 होता है, बेस 4 होता है, और हाइपोटेन्यूज 5 होता है, जो कि ये एक 37 डिग्री पर और ऊपर से 53 एंगल पर बनता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल है, जो कि फिजिक्स में स्टैंडर्ड रूप से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसको हम निकालेंगे, जैसे ए वेक्टर को निकालेंगे, जो वेक्टर दिया था तो उसका वेक्टर ए वेक्टर निकलेगा 5√3 आई कैप में, और परपेंडिकुलर को जे वाई एक्सिस में जे कैप कहेंगे तो यहाँ पर 5 जे कैप निकलेगा। तो यहाँ पर जो वेक्टर को रिजॉल्व करके जो हमने डायरेक्शन निकाला, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन निकला 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप निकला। अब दूसरे एग्जाम्पल में बात करते हैं, हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पर तोड़ा है। वाई एक्सिस पर यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 10 वही 10 लेंगे, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर जब तोड़ेंगे तो वाई एक्सिस पर बेस पर क्या लेंगे, 10 cos 60 डिग्री पे लेंगे। यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, और यहाँ पर जब परपेंडिकुलर के हिसाब से तोड़ेंगे तो वहाँ पर हम 10 sin 60 लेंगे। तो 10 sin 60 की वैल्यू 5√3 हो गई, और बेस पर जब तोड़ेंगे 10 cos 60 हो जाएगी, तो वहाँ पर वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पर जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग तोड़ेंगे तो हम यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप निकला। तो ये इस हिसाब से हम तोड़ते हैं आई कैप और जे कैप में। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन। यहाँ पर जब हम वेक्टर निकालते हैं तो दो वेक्टर निकला, जैसे ए वेक्टर निकला, वहाँ पर ए वेक्टर निकला, जैसे वेक्टर्स एडिशन बनी, वेक्टर को हम किस तरीके से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम तरीका सीखेंगे कि वेक्टर को किस तरीके से ऐड करते हैं। तो वेक्टर को ऐड करने का तरीका हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला पहला एडिशन आप करने के वेक्टर एडिशन करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और जो तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर हम एक एक के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हम वेक्टर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो ये ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है और जो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन है, ये दोनों बहुत सेम होते हैं, बट बोलने का तरीका इसका अलग होता है। मतलब यहाँ पर टू ऐड टू वेक्टर्स एट अ टाइम, यहाँ पर हम दो वेक्टर्स को एक समय पर ऐड कर सकते हैं। जो पॉलीगॉन लॉ होता है वो होता है कि मतलब दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका होता है। तो पहले वेक्टर्स की बात करते हैं हम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि यहाँ पर स्टेटमेंट्स का पढ़ते हैं। When two vectors are kept along the adjacent side of a triangle in order, मतलब यहाँ पर जो एक ट्रायंगल बना होगा उस ट्रायंगल पर एडिसेंट साइड होता है, दो दो वेक्टर्स होंगे वहाँ पर इन ऑर्डर में। यहाँ पर एक हेड में होगा दूसरे टेल पर, मतलब एक हेड का दूसरे टेल से जुड़ा होगा, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज शो इन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इनिशियल टू फाइनल। यहाँ पर हम इसका मतलब समझते हैं यहाँ पर। और जो रिजल्टेंट इज एडिशन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वैल्यू नॉट एडेड डायरेक्टली, का मतलब यहाँ पर हम बताते हैं फिगर में। जैसे यहाँ पर दिया है ए वेक्टर से हेड को जोड़ दिया है, उसका बी वाले वेक्टर का टेल जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल था
जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ा है डिटेल से। यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा एडिशन करने पर वो आर होगा, जो कि थर्ड साइड होता है ट्रिंगल का, वो होता है रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ेंगे। यहाँ पर हम जब ए वेक्टर निकालेंगे तो वो बेस पर रहेगा बी कॉस थीटा बनेगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बी साइन थीटा बनता है, तो वो हो गया। और यहाँ पर हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम वैल्यू डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। पेज नंबर 2 में बात करेंगे हम वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट के बारे में। वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट क्या होता है, यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन की, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू होगा ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का होल स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर जो निकलेगा, यहाँ पर जब तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। फिर यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर जब निकालेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ पर प्लस 2ab कॉस थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी जो होती है उसकी वैल्यू होती है 1 होती है। यहाँ पर जब आर की वैल्यू रिजल्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये फार्मूला बनता है ट्रिंगल लॉ वेक्टर एडिशन का, कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ये होता है ट्रिंगल लॉ वेक्टर एडिशन का फार्मूला होता है। डायरेक्शन ऑफ टेन अल्फा की डायरेक्शन निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, तो यहाँ पर टेन अल्फा बनेगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ अल्फा निकालने का टेन अल्फा निकालने का होता है फार्मूला, वो होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जो कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ए वेक्टर दिया है 3 न्यूटन और उसके हेड पर टेल एक और वेक्टर जुड़ा है बी वेक्टर जो कि 4 न्यूटन है। तो यहाँ पर इसका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से निकालेंगे रिजल्टेंट, तो क्या होगा इसका आर रिजल्टेंट निकलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या था 3 न्यूटन और बी वेक्टर क्या था 4 न्यूटन। तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू को ऐड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब करेंगे तो 3 स्क्वायर ए की वैल्यू 3 रखेंगे, बी की वैल्यू 4 रखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 20 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा कॉस थीटा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू निकलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कॉस थीटा जो था वो 0 था। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू, तो इसका होगा वो 5 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, व्हेन टू वेक्टर्स आर केप्ट कोइनिशियली का मतलब होता है दोनों का जो टेल होता है वो एक साथ जुड़ा हो, एक पॉइंट पर हो, वो उसको जब यहाँ पर कोइनिशियली बात करेंगे तो यहाँ पर जो होगा रिजल्टेंट उसका होगा वो डायगोनल के ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा। तो यहाँ पर डायगोनल के हिसाब से रिजल्टेंट निकलेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मॉड और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। यहाँ पर टेन अल्फा बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा होता था। तो यहाँ पर हम जो कोइनिशियली निकलेगा वो भी इस तरीके से निकलता है। यहाँ पर जो इसका होगा इसका एक ऑर्डर होता है, जैसे कोइनिशियली बनाओ फिर पैरेललोग्राम बनाओ फिर डायगोनल रिजल्टेंट कर दो, तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकल जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ होता है वेक्टर एडिशन, एक बारी में मल्टीपल वेक्टर को ऐड करना ही पॉलीगॉन लॉ कहते हैं। तो हमें यहाँ पर इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट होता है कि व्हेन ऑल द वेक्टर्स आर अलाइंग इन एन ऑर्डर along adjacent side of a polygon, the resultant of all these vector is in in by the single vector from initial to final। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कई सारे वेक्टर होंगे, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, तो इन सारे वेक्टर जो होंगे उनको हम इनको इनिशियली रखेंगे, मतलब एक का हेड के साथ, फिर उसके बाद टेल जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हेड जोड़ेंगे, फिर उसके बाद टेल जोड़ेंगे, तो इस तरीके से रखेंगे और उसका इनिशियल से हम उसके फाइनल तक पहुँचाएँगे। तो इस वेक्टर से हम ऐसे वेक्टर्स को ऐड करेंगे, तो इस तरीके से हम ऐड करेंगे, इसको हम पॉलीगॉन लॉ वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे बात करेंगे इसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अगर एक बारी में बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करना है तो सबको कोइनिशियली बना दो, जैसे हमने बताया। तो यहाँ पर आई कैप और के कैप में लाकर ही इसको ऐड करना है, तो मतलब जिससे हमारा डायरेक्शन का जो वो कुछ गड़बड़ ना हो। और तीसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो अगर बहुत सारे एक साथ ऐड करना है तो यहाँ पर क्लोज्ड पॉलीगन बन गया,
जैसे जैसे हमें बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करना है, तो यहाँ पर एक क्लोज्ड पॉलीगन बन गया। जैसे यहाँ पर सारे एक इनिशियल से शुरू हुआ और फाइनल तक पहुँच गया और वो क्लोज हो गया, मतलब एक तरीके से बंद हो गया। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा, जब हम इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर करेंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रख के इनिशियल पॉइंट, जब भी कहीं पर बहुत सारे वेक्टर है वहाँ पर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से मिल गया, तो वहाँ पर हम वेक्टर्स को इक्वल टू 0 रख देंगे। तो इस तरीके से ये होता है पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर करने का तरीका होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट से 2 पॉइंट, जैसे हम मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फार्मूला होता था, रिजल्टेंट निकालते थे, तो ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट्स, जैसे इसका फार्मूला हो गया और एक फार्मूला होगा, जैसे यहाँ पर माइनस लग गया तो इसका फार्मूला क्या होगा कि बस यहाँ पर होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और एक होता है पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा की जगह पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो एक और फार्मूला होता है इसका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फार्मूला एक और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। चाहे पहला वाला फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे दूसरा वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे मोशन इन 2D। 2D मोशन के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर ही जो मोशन होगा वो अंडर ग्रेविटी में ही रहेगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे 1D क्या होता था। 1D मोशन क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन होता है। जैसे पार्टिकल 1D में जो होता है वो वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट होता है, तो वहाँ सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता था 1D डायमेंशंस में। 1D डायमेंशंस में तो यहाँ पर जैसे हम अब बात करेंगे 2D डायमेंशंस में, तो यहाँ पर क्या होगा कि वन यक्स उसका यक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो यहाँ पर ये होता है 2D डायमेंशंस। और ये पहला वाला हमने पढ़ा 1D मतलब वन डायमेंशंस। तब वन डायमेंशंस और 2 डायमेंशन समझ में आ गया। तो अब हम बात करेंगे मोशन इन 2D में। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल की मोशन, जैसे मोशन इन 2D में मोशन कैसे होता है। मोशन इन 1D हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पर हम बात करेंगे मोशन इन 2D में। तो यहाँ पर जो 2D मोशन होता है, जैसे एक पॉइंट से हमने किसी भी बॉल को या किसी भी चीज़ को हमने फेंका, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट में भी जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट में। जैसे यहाँ पर थ्योरी में बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में तीसरे पेज में, तो यहाँ पर होगा एक फिगर बनाया गया है। जैसे यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल मोशन में बनाया गया है उसका रेंज, जैसे एक बॉल को हमने किसी थीटा पर फेंका, किसी थीटा पर वेलोसिटी के इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से हमने फेंका, तो उसका जो जहाँ पर वो कुछ दूर पर जाकर गिरेगा, उसकी कुछ हाइट होगी, वो उसका कुछ रेंज होगा, यानी रेंज उसकी डिस्टेंस होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो वहाँ पर जो गिरता है एच। तो ये होता है कि 2D मोशन में यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों चेंज करता है। ये होता है मोशन इन 2D। अब इसका हमें फार्मूला होगा, यहाँ पर हमें कई सारे पॉइंट्स पूछते हैं, मतलब जैसे हमारे पास एच मैक्स क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो इस चीज़ के निकालने के लिए हम यहाँ पर हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले के कितने टाइम के बाद वो गिर गया, मतलब वहाँ पर पहुँच गया किस रेंज पर। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि यहाँ पर हम, अगर आप फार्मूला याद कर सकते हैं तो फार्मूला डायरेक्टली याद कर दीजिए, या तो आप इसका डेरिवेशन भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर पहले जब एक वेक्टर उसको फेंकेंगे, तो यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर लेंगे इनिशियल वेलोसिटी यू मानकर, और जो थीटा होगा उसको थीटा मानकर ही करते हैं। यहाँ पर यू वाई साइन थीटा परपेंडिकुलर पे बन जाएगा, कॉस थीटा पर यू यक्स कॉस थीटा बन जाएगा। ऐसे इस तरीके से जहाँ पर गिरेगा उसको मान लेंगे यू साइन थीटा नीचे मान लेंगे, और यू कॉस थीटा बेस पर मान लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस, और इसका रिजल्टेंट बीच में होगा, कोई इनिशियली बन जाएगा। तो इस तरीके से, और इसका जो एच मैक्स होगा वो होगा सिर्फ टॉप वेलोसिटी पर। टॉप वेलोसिटी 0 होता है, ये पहले भी हमने पढ़ा था। टॉप वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यहाँ पर एच मैक्स होगा, उसकी रेंज होगी। अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे हम, वेलोसिटी वाई एक्सिस में इक्वल टू वेलोसिटी वाई प्लस ए एक्सेलरेशन वाई इंटू टी होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे इस फार्मूले से निकालेंगे यहाँ पर, तो 0 वी वाई जहाँ से हमने फेंका वहाँ 0 होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। एक एक्सेलरेशन क्या था उसका जी था, वाई की वैल्यू टी लेंगे, टी तो हो जाएगा यहाँ पर टी ए इक्वल टू निकलेगा यू साइन थीटा अपॉन जी। इसका फार्मूला डायरेक्टली याद कीजिए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फार्मूला होता है 2t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की बात। मैक्सिमम हाइट क्या होता है कि वाई एक्सिस में कितना मैक्सिमम हाइट पर गया है। वाई एक्सिस के जब एच मैक्स निकालना हो तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। एच मैक्स का फार्मूला हो गया। यहाँ पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस में। अलॉन्ग एक्स एक्सिस में रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे कितना एक्स एक्सिस में गया है, तो उसका जो टोटल टाइम होगा 2t=2u साइन थीटा अपॉन जी हो गया। और इसका जो रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा। तो यहाँ पर रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट तीनों का फार्मूला मिल चुका है हमें। यहाँ पर इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट एनालिसिस की। यहाँ पर बात करेंगे पहला इम्पॉर्टेंट एनालिसिस क्या है कि हम ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन में 2D में क्या इतना कौन सा थीटा लें जिस पर मैक्सिमम रेंज जाए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वो दूरी पर जाकर गिरे। तो यहाँ पर जो रेंज लेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम कितना लें कि वो जाकर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर गिरे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो साइन 2 थीटा है इसको 1 लेंगे तो 2 थीटा = 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। यहाँ पर 45 डिग्री पर जब हम फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज पर होगी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा = 2 साइन 2 थीटा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। जैसे दूसरे की बात करते हैं तो इफ़ अ पर्सन थ्रू एट अ मैक्सिमम रेट थीटा 45 डिग्री पर फेंकता है कोई भी, तो यहाँ पर फाइंड रेशियो ऑफ हाइट अपॉन हाइट यू स्क्वायर अपॉन 4g अपॉन यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू जो होगी वो रेशियो होगी 1/4 होगी। तो वैन थीटा इज 45 डिग्री तो एच मैक्सिमम क्या होगा, r/4 होगा। r/4 होगा मैक्सिमम। आर मैक्सिमम जो होता था उसका फार्मूला होता था यू स्क्वायर साइन इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा होता था। तो यहाँ पर जब रखें, यहाँ पर रखा आर मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी। तो आर मैक्सिमम जो बना यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया। तो जो कि मैक्सिमम हाइट जो होता है वो इस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g यू स्क्वायर अपॉन 4g बन गया। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का फार्मूला और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला जो होता है वो जब 45 डिग्री पर थीटा रखेंगे तो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला, यू स्क्वायर अपॉन 4g होता है मैक्सिमम हाइट का फार्मूला जब हम थीटा को 45 डिग्री पर रखेंगे। यहाँ पर तीसरे एनालिसिस की बात करते हैं। इफ पर्सन थ्रू अ बॉल एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द सेम स्पीड, दो बॉल को फेंकता है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द सेम स्पीड के साथ फेंकता है। फाइंड रेशियो ऑफ आर थीटा 30 डिग्री आर थीटा 60 डिग्री की। तो यहाँ पर रेंज की जो होता है मैक्सिमम फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन इंटू 2 इंटू 60 हो जाएगा, अपॉन जी रख देंगे तो साइन 60 अपॉन साइन 120 बन जाएगा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन बाई 2 और साइन 120 की वैल्यू होती है रूट 3/2। तो इसका वैल्यू जो होगा 1/1 होगा, 1/1 हो जाएगा। ये होता है कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात किया गया है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे। इसी में 2D मोशन में जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल था उसका मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से वेलोसिटी पर वो हिट करेगा ग्राउंड को। जैसे हम किसी भी वहाँ पर फेंकते थे किसी वेलोसिटी से या किस थीटा पर फेंकते थे किसी को, तो आर मैक्सिमम हाइट पर हो जाता था, वेलोसिटी 0 होती थी। और फिर वहाँ से मैक्सिमम हाइट के बाद जब वो नीचे गिरने लगता था तो वो किस वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, ग्राउंड को हिट करेगा, इसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर जब हम मैक्सिमम हाइट के बाद के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो उसका रेंज था वो आधा था। और यहाँ पर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे कितने टाइम के बाद वो गिरेगा, तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट में 2h/g होता है। अंडर रूट 2h/g होता है। ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट जब आधा मैक्सिमम हाइट के बाद के जब वो कितने टाइम पर गिरेगा। और जो यहाँ पर रेंज का फार्मूला होता है वो होता है u√2h/g। u√2h/g होता है। आर मैक्सिमम का फार्मूला होता है जब 45 डिग्री पर रखेंगे आर मैक्सिमम पर, तो यहाँ पर मैक्सिमम का फार्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। ये बात किया था हमने। तो यहाँ पर ये है जब हम मोशन 2D में जब हम मैक्सिमम हाइट के बाद बात करेंगे कितने वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा और उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी वहाँ पर आधे, और आधा तो वही होगा यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। ये होता है यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट हिट कितने टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये था मोशन इन 2D में।
जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अगली हेडिंग के बारे में, जो कि हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है कि पार्टिकल जिस रास्ते पे चल रहा है उसकी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है कि पार्टिकल जिस रास्ते पर चल रहा है उसकी इक्वेशन क्या है। किसी भी रास्ते की बात हो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में y इक्वल टू फंक्शन में लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स लेंगे, जो कि तीन तरीके से निकाल इसमें बातें करेंगे। पहला स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल। जो कि जब भी कहेगा फाइंड एक्स इक्वल टू एफ टी, फाइंड वाई इक्वल टू एफ टी, एलिमिनेट टाइम एंड गेट वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो इस इन सब के बारे में जब बात करेगा तो यहाँ पर जो तीन तरीके की इक्वेशन बनेगी। एक स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर होता है। सर्कल की जो सर्कल की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 3t दिया है और वाई इक्वल टू 2t दिया है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम पहले इक्वेशंस की वैल्यू निकालेंगे t इक्वल टू एक्स अपॉन 3। पहले इक्वेशन से निकाला और इसको हम पुट करेंगे दूसरे इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे y इक्वल टू 2x/3 हो जाएगा, 2x/3 हो जाएगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल नंबर दूसरे में बात करें कि हम जैसे एक्स इक्वल टू 2p दिया है, पहला इक्वेशन है। दूसरे इक्वेशन दिया है वाई इक्वल टू टी स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन से हम निकालेंगे टी की वैल्यू, टी इक्वल टू हो जाएगा x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पुट इसको हम पुट कर देंगे जब दूसरे इक्वेशन में, तो यहाँ पर y इक्वल टू निकल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो ये होता है पैराबोलिक पाथ होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे, जो कि हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है कि मतलब जब हम मोशन इन 2D में बात कर रहे थे, जब हम रेंज में फेंकते थे, जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाता था, तो जो वहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर जब वेलोसिटी जो उसको होती थी 0 होती थी, तो वो मैक्सिमम हाइट के बाद से जो जब वहाँ पर वो गिरने लगता था, जो उसकी हॉरिजॉन्टल बनता था प्रोजेक्टाइल का, तो वहाँ पर हम बात करेंगे अब यहाँ पर हम कि उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब यहाँ पर जब यू एक्स जो होता है उसका यू लेते हैं, यू वाई जो होता है वो जीरो हो जाता है वेलोसिटी टॉप पर, और ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और ए वाई जो होगा वाई एक्सिस में तो वो माइनस जी होगा, क्योंकि ग्रेविटी अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी में चल रहा है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे यू की स्पीड से जा रहा है, और वाई मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बात करेंगे, तो यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, एक्स कमा टी से हम एक्स कमा वाई में जब टी निकालेंगे, तो यहाँ पर हम इसको डेरिवेशन से निकालेंगे कि टी जो दिया है एक्स कमा वाई, तो यहाँ पर काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे डेरिवेशन करने के लिए। तो एक्स 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 इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ है ए एक्स टी स्क्वायर लगाएंगे, तो एक्स इक्वल टू यू टी रख देंगे। जब एक्स इक्वल टू यू टी रखेंगे तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होगा, जहाँ पर यू वाई जो था वो टॉप वेलोसिटी थी जो कि जीरो थी, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू निकल जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर निकल जाएगा। और यहाँ पर वाई वाई इक्वल टू माइनस जी बाई टू जो था वो एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर था, तो यू वाई डैश जो होगा वो होगा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन टू यू स्क्वायर, जो कि एक पैराबोलिक पाथ रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू निकालना था उसकी फार्मूला होता है कि x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता था। एक फार्मूला और होता है इसका y की वैल्यू निकालने का, जहाँ x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर, दो फार्मूले हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं y की वैल्यू निकालने में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है हमारा कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, इसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने के पहले हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर हमने सीख लिया, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, बस हम जैसे हम
वहाँ पर वेक्टर्स को ऐड करते थे, तो यहाँ पर हम अपोजिट डायरेक्शन में बात करेंगे। जैसे हम किसी भी डायरेक्शन को ऐड करते थे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेते थे। यहाँ पर जो ए वेक्टर था और बी वेक्टर था, यहाँ पर हम किसी एक वेक्टर अपोजिट में होगा तो उसको हम माइनस लेंगे। तो इस बेसिकली क्या है कि एडिशनल करना ही है, बस यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे जिसका हम सब्ट्रैक्शन निकल लेगा। तो अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पहले एग्जांपल लिया है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट जो निकलेगा कोई निचले रखा है तो डायगोनल के पैरेललोग्राम में निकलेगा। तो मॉड ऑफ रिजल्टेंट जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का निकलेगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा निकलेगा। तो ये था जो कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगाया। यहाँ पर हम दूसरे एग्जांपल में इसका हम अपोजिट डायरेक्शन में जब देखेंगे, इसका जो अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का कोई निचली वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट वो नीचे बनेगा, जो कि यहाँ पर थीटा जो उसका हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ़ा में पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया उल्टा, जो कि हम इसका डायरेक्शन नीचे हो गया। यहाँ पर कॉस की वैल्यू कॉस पाई माइनस थीटा हो गया, तो यहाँ पर कॉस पाई मतलब 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो माइनस कॉस 90 इंटू 2 इंटू थीटा जो कि हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर जो फार्मूला होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की, तो वो होगा रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, जो हमने आपको एक पॉइंट में बताया भी था। तो यहाँ पर जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फार्मूला बनेगा वो एक और फार्मूला बताया था हमने, ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये दोनों हम यूज कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जब हम दिए रहेगा। यहाँ पर और एक होता है फार्मूला हमने बताया था tan अल्फा निकालने का, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में tan अल्फा का फार्मूला होगा v साइन पाई माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा होगा। दूसरा भी फार्मूला है जैसे tan अल्फा निकालने का v साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा होता है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे हम यहाँ पर वन डायमेंशन से में। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है कि किसी दो वेलोसिटी रहेगा जो वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में, किसी की भी रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछेगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यही है, जहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जैसे रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो था रिलेटिव टर्म्स होते हैं, जो कि हमने पिछले भी चैप्टर में बात किया था कि रेस्ट मोशन जो होते हैं वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं, जो कि एक डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर के डिपेंड्स में कैसे, जैसे कोई भी रेस्ट होगा तो ऑब्जर्वर दिखेगा रेस्ट में है, जैसे अंदर रहेगा तो उसको नहीं दिखेगा, बाहर रहेगा तो उसके बारे में हमने बात किया था। यहाँ पर हम बात करेंगे वेलोसिटी, जैसे ए है वेलोसिटी है, वेलोसिटी बी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि जैसे मैं फाइंड करना हूँ वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी वेक्टर में, तो यहाँ पर ए पहले लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, तो यहाँ पर वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पर जहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में कुछ ना दिया हो तो वहाँ पर ग्रेविटी लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो तो हम फार्मूला लगाएंगे वेलोसिटी ए माइनस वेलोसिटी बी। ये होता है वेलोसिटी निकालने का फार्मूला, जो कि होता है वेलोसिटी ए माइनस वेलोसिटी बी। इसको हम वेक्टर्स में ही लेंगे, ये ध्यान देना है हमें। तो ये था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ फार्मूला, महत्वपूर्ण फार्मूला, क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग क्या होता है कि जिसमें हम यहाँ पर हम दो वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, एक वेलोसिटी किसी टाइम पर चलती है, दो वेलोसिटी किसी टाइम पर चलती है, तो वहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। तो हम यहाँ पर ओवरटेक करते हैं किसी चीज़ को जब हम अपनी लाइफ में, तो वहाँ पर इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, टाइम के बारे में बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जो हम निकालते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसको ऑब्जर्वर बना रहे हो उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन का निगेटिव सबको दे दो। इसका मतलब क्या है कि काइनेमेटिक इक्वेशन, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पर काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे वे काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होती थी, वही तीन इक्वेशन जो हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू यू टू ए एस। ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर के हिसाब से, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लगाएंगे हम, ये ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस के जरिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें जब क्वेश्चन से बोलेगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या तो हमें बोलेगा कि एक वेलोसिटी से चल रहा है दूसरा इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो वहाँ पर
कितने वेलोसिटी के बाद ये कितने समय के बाद ये पहुंच जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, जो कि काइनेमेटिक इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच मतलब में एक को रेस्ट में कर दो, एक को रेस्ट में कर दो। इसका कॉन्सेप्ट है कोलिजन। कोलिजन क्या होता था, कोलिजन की मतलब किस दो तीन ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि एक पॉइंट पर आकर मीट करें। एक पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर बात करते हैं हम किसी एक, जैसे यहाँ पर ट्रेंगल बनाकर ए बी सी पॉइंट, तीन पॉइंट है जो कि तीनों पॉइंट्स घूमेंगे तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी से घूमेंगे। जब वो घूमेंगे तो वो एक ट्रेंगल के जब सेंटर पर यानी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर जब वो मिलेंगे, तीनों मिलेंगे तो वहाँ पर कोलिजन करेंगे। तो वही होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच की कितने मीट आफ्टर सम टाइम इन सेंटर एबीसी कोलाइड करेंगे। तो वहाँ पर मीट जब करेंगे सम कुछ समय बाद, वही होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच। जैसे यहाँ पर निकालना होता है तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच में तो एक को हम रेस्ट में कर देते हैं, दूसरा मोशन में होता है। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक बंदा होता है, जैसे एक पर्सन है जो कि एक अम्ब्रेला लेकर खड़ा होता है। अगर वो सीधा खड़ा है, नो नो मोशन, देन द वेलोसिटी ऑफ जो रेन होगा वो उसके छते पे आकर परपेंडिकुलर गिरेगा। तो वो होता है वेलोसिटी ऑफ पर्सन, और जो गिरेगा और वहाँ पर जो छता रहेगा पर्सन का, और जो रेन का वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी। और जब पर्सन मोशन में हो और वेलोसिटी, जब पर्सन मोशन में होता है तो जो रेन की वेलोसिटी होती है वो तेज़ होती है, तो उसको छात्र को वो अप आगे की तरफ कर देता है, तो उससे बचता है। तो यहाँ पर हम कुल मिला के बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ पर्सन और वेलोसिटी ऑफ रेन के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो हम वेलोसिटी निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पर्सन के रिस्पेक्ट में। किसकी वेलोसिटी निकालेंगे, रेन की, यानी कि उस ड्रॉप की, जो बरसात की ड्रॉप होती है, पानी वाटर ड्रॉप, ड्रॉप की हम वेलोसिटी निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन की। तो यहाँ पर हम इसके निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर हम एक बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट शुड बी एंगल ऑफ अम्ब्रेला फ्रॉम वर्टिकल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अम्ब्रेला की ऐसी कौन सा एंगल रखें जिस पर हम जब मोशन में हो तो हम बरसात होती रहे तो हम किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन जब हम करते हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन करते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए रेन की किस क्या वेलोसिटी होगी, यहाँ पर हम जब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर टेन थीटा जब लगाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पर्सन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन मॉड करेंगे, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वो होगी टेन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ पर्सन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। जब करेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। यही थीटा होता है जो कि हम करेंगे तब हम जब हम मोशन में रहेंगे तो हम उस रेन ड्रॉप से हम बच सकते हैं। तो ये होता है थीटा की वैल्यू एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन निकालने का फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन कर देंगे। तो अब हम बात करेंगे तब अगले हेडिंग के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्लास 11th के लिए, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। जैसे मेरे रेन मैन प्रॉब्लम था, इस तरीके से ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो बोट होता है वो रिवर में चलता है। एक होता है कि मतलब जब जैसे रिवर है, जिस तरीके से जिस तरफ नाव चल रही है जिस डायरेक्शन में, उस तरफ ही पानी की जो रिवर की जो फ्लो होती है उस तरफ होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ शिप जो होता है और वेलोसिटी ऑफ रेन जो होता है वो ऐड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। तो इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ, अगर हमें वेलोसिटी नेट निकालना हो कि वेलोसिटी ऑफ शिप और वेलोसिटी ऑफ रेन का क्या वेलोसिटी होगी, तो इसको यहाँ पर हम दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर देंगे। और यहीं पर जब अगर वेलोसिटी ऑफ जो शिप होती है वो अलग डायरेक्शन हो और वेलोसिटी ऑफ जो फ्लो होती है रिवर की वो अलग डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब वेलोसिटी ऑफ नेट निकालेंगे तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी ऑफ शिप और वेलोसिटी ऑफ रेंज होगा वो हमें माइनस करना पड़ेगा जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा दोनों। यहाँ पर जो होता है कि अप स्ट्रीम इसे कहते हैं, और जो जहाँ पर सेम डायरेक्शन हो वहाँ पे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो अप स्ट्रीम के लिए हम प्लस करेंगे, और हम जब अप डाउन स्ट्रीम के लिए हम प्लस करेंगे और अप स्ट्रीम के लिए हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट होती है कि वेलोसिटी ऑफ जो शिप होती है वो ग्रेटर देन होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर की। तो ये होता है रिवर बोट प्रॉब्लम निकालने का सॉल्यूशन।
तो अब यहाँ पर हम कुछ केस की बात करेंगे। जैसे केस 1 है कि ट्रैवल अलोंग मिनिमम लेंथ। जैसे हमें ट्रैवल अलोंग मिनिमम लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमें ट्रैवल करना है कि वेलोसिटी रेन हो गया, बोट की होती है, रिवर की, यहाँ पर डिस्टेंस होता है कुछ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे टू रीच बी देयर शुड नॉट बी एनी वेलोसिटी अलोंग एक्स। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेन वी विस वेलोसिटी सिर्फ साइन थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू हमें जो होती है वो साइन इन्वर्स लेना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है कि ट्रैवलिंग अलॉन्ग मिनिमम लेंथ किस तरीके से हम मिनिमम लेंथ में हम रिवर को पार कर सकेंगे। तो हमें जैसे एक डायरेक्शन में ही रिवर फ्लो कर रहा है, और हमें नदी के उस पार जाना है, तो किस एंगल से हम जाएंगे कि उस बोट की तरफ हम पहुंच जाएंगे, उस पॉइंट की तरफ हम जा सकेंगे। अगर हम जैसे सीधे सीधे जाएंगे तो हम उस फ्लो के हिसाब से बह जाएंगे, तो हम आगे जाके चले जाएंगे, उस पॉइंट पर नहीं जा पाएंगे। तो यही तरीका है कि हम क्या से मिनिमम लेंथ लें कि ट्रैवल करें। तो यही बात करते हैं कि थीटा सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, थीटा लेंगे तभी हम मिनिमम लेंथ कवर कर पाएंगे। तो थीटा हमें लेना होगा साइन इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ शिप मॉड करके। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगी वो लेस देन होगी वेलोसिटी ऑफ शिप से। यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू लेंगे। तो जब थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स लेंगे तो यहाँ पर हम मिनिमम लेंथ कवर कर पाएंगे। यहाँ पर हम टाइम टू क्रॉस रिवर, कैसे हम किस टाइम से हम क्रॉस करेंगे रिवर को, टाइम निकालने का फार्मूला जो होता है वो डी अपॉन अंडर रूट में यू वेलोसिटी ऑफ शिप का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर। वेलोसिटी अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी कॉस थीटा होता है, वेलोसिटी ऑफ शिप साइन थीटा। ये होता है ट्रेवल अलॉन्ग मिनिमम लेंथ। मिनिमम लेंथ के लिए किस तरीके से थीटा लेना पड़ेगा ये ध्यान देना जरूरी है, और किस तरीके से हम किस समय में हम क्रॉस कर पाएंगे ये फार्मूला होता है टाइम का टी अपॉन यू साइन साई यू इज वेलोसिटी ऑफ शिप का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर। केस 2 में बात करेंगे हम क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम में कैसे क्रॉस करेंगे रिवर को। तो यहाँ पर मिनिमम क्रॉस करेंगे जब इफ पर्सन हैज़ टू क्रॉस रिवर इन मिनिमम टाइम, तो टी इक्वल टू डी अपॉन वेलोसिटी अप्रोच, टी इक्वल टू डी अपॉन वेलोसिटी ऑफ शिप करना पड़ेगा। तो पर्सन डायरेक्टली स्विम टूवर्ड्स अदर साइड जब जाएगा तो यहाँ पर होगा कि हमें कॉस थीटा जो होगा वो मैक्सिमम लेना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा जो होगा वो 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो होगा रिवर को पार करने के लिए यहाँ पर हमें जो होगा डिस्टेंस की वैल्यू हमें लेना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन ब्रैकेट में डी अपॉन वी एस लेना पड़ेगा। ये है वेलोसिटी डी राइट, और यहाँ पर टाइम की वैल्यू था डी अपॉन वी एस। यहाँ पर टी टी इक्वल टू डी अपॉन वी एस कॉस थीटा, यानी वेलोसिटी ऑफ शिप इंटू कॉस थीटा करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम ले सकते हैं जी, थीटा 0 ले सकते हैं, या कॉस थीटा 1 ले सकते हैं। ये था हमारे पास केस 2 जो क्रॉस इन रिवर इन मिनिमम लेंथ। और सो द चैप्टर इज एंड। जो भी आपको ना समझ में आए वो कमेंट में आप ज़रूर पूछें। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर करें। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।